में बस ना अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ जब तक मैं नोट्स खोलती हूँ। थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा ही बना मुझसे। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब ना, अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी एंड द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ना इस चैप्टर के मीनिंग का अर्थ समझ लो, उसके बाद थोड़ा बहुत चैप्टर का समझ आ जाएगी, स्टोरी तुम्हारे दिमाग में घुसने लगेगी। अब ईव का अर्थ क्या होता है? हम ईव बोलते हैं ना, ईव, बर्थडे ईव, दिवाली ईव, यानी कि जो हम मेन डे है उससे जस्ट पहले वाला एक दिन। तो तुम यहाँ भी वही समझो कि ठीक है, 1947 15th ऑफ अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उससे पहले का जो समय था, उस टाइम पर हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, अब हम वो देख रहे हैं। ओके। अब ना एक स्टोरी बताती है तुमको। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर हमारी कंट्री में, वो आए थे ट्रेड करने थे। फिर ना उन्हें हमारी कंट्री से बहुत प्रेम हो गया, बहुत अच्छी लगने लगी। तो फिर 1757 का समय आता है, तब ना उन्होंने कर दिया वॉर, बैटल ऑफ प्लेसी। इसे याद रखना कि 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। कहाँ पर? बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे इंडिया को उसने जीत लिया। पूरे इंडिया की रूलरशिप, तानाशाही आ गई थी ब्रिटिशर्स के पास। अब उनके पास आ गई। अब 1757 से लेकर 1947 तक तो बहुत सारे इयर्स निकल गए। अब तुम लोग को पता है कि इस बीच ना कुछ साल ऐसे भी आए थे कि जब ब्रिटिशर्स के पास इवन दिल्ली, हमारे देश की राजधानी का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया था। बीच में ये स्थिति भी थी, लेकिन उन्होंने अपना चतुर दिमाग चलाकर फिर से उसको कंट्रोल में लिया और हमारी इकोनॉमी, हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब हमारी जो हमारा इंडिया था, उसमें तीन मेन सेक्टर थे उस समय पे। वो थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल। एग्रीकल्चर सेक्टर तो इन्होंने कैश क्रॉप करके डिस्ट्रॉय कर ही दिया। इंडस्ट्रीज इन्होंने डेवलप होने नहीं दी, सारा तो इन्होंने मोनोपोली ब्रिटिश की तरफ कर दी थी। इंटरनेशनल सेक्टर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे, और कोटास तो इन्होंने मानो इतने बढ़ा दिए थे कि अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहा था इंडिया से ट्रेड करने का। तब एक एक सेक्टर को पढ़ने से पहले ना हम देखते हैं कि लाइक ओवरऑल क्या स्थिति थी हमारी इकोनॉमी की। कि अब देखो, अब हमारी उस टाइम इकोनॉमी ना बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट बोले तो स्थिर थी। ग्रोथ हो रही थी तो इतनी हो रही थी कि तुमको दिखेगी भी नहीं। इवन जब टॉर्टोइस और रैबिट की रेस होती है ना, हमें दिखता है कि टॉर्टोइस थोड़ा तो चल रहा है। उस टाइम पर हमें हमारी इकोनॉमी थोड़ी भी हिलती नहीं दिख रही थी, इतनी गंदी स्थिति थी। या तो बिल्कुल नाम मात्र ग्रोथ थी, या बिल्कुल ग्रोथ थी ही नहीं। उसके बाद कुछ व्यक्ति आए। देखो, उन व्यक्ति के आने से पहले ना ब्रिटिशर्स ने हमारी देश की ही रोटी खाई, वो यहीं पर रहे, है ना। लेकिन उन्होंने कभी ही कोशिश नहीं करी कि चलो हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, तो हम यहाँ की इकोनॉमी देख लेते हैं कि उसकी दशा हमने, उसकी हालत हमने कैसी कर दिया। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि वो पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ले और हमारी कंट्री को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उन्होंने कभी नहीं किया। फिर कुछ व्यक्ति आए, कुछ हमारे देश के ही थे और कुछ बाहर के थे। उन्होंने कहा कि अब हम पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की, इंडिया की निकालेंगे। तो जो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो थे दादा भाई नारोजी। अब देखो, पहली पहली बार कोई काम होता है, लाइक फर्स्ट एवर, तो पहली बार ही पर कैपिटा इनकम निकल रही थी, तो ये तो ऑब्वियस था ना कि कुछ तो गलती हो सकती है। तो इनसे हुई कुछ कुछ मिस्टेक्स। तो इसके बाद कोई आए एक अंकल जी, उनका नाम था वीके आरवी राव। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ना दादा भाई नारोजी ने तो ये गलती कर दी थी पर कैपिटा इनकम निकालने में, इसीलिए हमारी जो थी वो डेटा सही नहीं निकला।
तो इन्होंने उन गलतियों को पकड़ के डेटा सही निकाल लिया। अब अपनी क्लास में भी देखा होगा, अब तुम लोग को पता है कि ना, इस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टीचर ने पूछा तो उसके 3-4 आंसर ना तुम्हें डाउट दे रहे कि इसका ये है या ये है। अब तुम बैठे हो, तुमसे पहले 3 बच्चों ने आंसर दिया और टीचर ने कहा कि ये तो गलत है। तुम्हारे मन में आएगा, अरे भाई जो मेरे को चौथा याद है ना, यही सही है, क्योंकि पांचवा तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। बस उसी तरह से वी राव ने भी सही कर कर और हीरो बन गए। लेकिन पहले उसकी नींव कि कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, वो तो दादा भाई नौरोजी रख चुके थे। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम किसने फाइंड करी थी। तो कुछ नाम है, इनको याद रखो, ये एमसीक्यू में और इवन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बाय, फिंडले शिरस, वी राव, आरसी देसाई। ये कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम फाइंड करने की कोशिश करी। अब जो हमारी कंट्री की ग्रोथ थी, एग्रीगेट रियल ग्रोथ थी, वो इतनी बुरी थी कि सिर्फ पूरे वर्ष में सिर्फ 2% हमारा जीडीपी था। एग्रीगेट रियल आउटपुट यानी कि जीडीपी होता है, वो सिर्फ 2% था। और ये किस समय की बात है? 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ, यानी 1900 से लेकर 1950 तक के समय में। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो तो और ही बुरी थी, वो सिर्फ 0.5% थी। अब देखो, अब पर कैपिटा इनकम भी लो है, जीडीपी भी ग्रो नहीं कर रही है, यानी क्या है इसका अर्थ? कि ना ही देश में प्रोडक्शन हो रहा है ढंग से, ना ही लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कुछ नहीं। सब क्या कर रहे हैं? सब लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहे हैं। तो इन सब से इन रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी बिछड़ती गई, बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। उस समय गरीबी इतनी बढ़ गई थी, ना उनके पास ढंग से खाना, न कपड़े, ना मकान। बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान तीनों की किल्लत है, यह कहावत समझो यहीं से आई है। अब पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। देखो, अब ऐसा नहीं कि पहले से हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, है ना, बोलते थे ना। तो उस समय ऑब्वियसली सबके पास बहुत काम था, उनके पास अत्यंत काम था, लिटरली बहुत काम था। अब जब रूलरशिप थी, किंग्स का भी रूल चल रहा था, तब भी देखा होगा कितनी जनता थोड़ी तो खुश थी ना। लेकिन अब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया और पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट छा गई, समझो पूरा अंधेरा छा गया। अब आता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन शुरू से बिल्कुल हिस्ट्री से ज्यादा रही है, लेकिन इस समय क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स बहुत फोर्स कर रहे थे। पहले हम लोग सबसिस्टेंस के लिए ग्रो करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के कहने पर सब कैश क्रॉप्स उगाने लगे। लालच देकर बहुत आधी से ज्यादा जनता को ना उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ प्रेरित कर दिया था, मोटिवेट कर दिया था। अब एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन थी ना, वो लगभग 72 से 75% थी। मोर देन लाइक 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। लेकिन ना जो टोटल ग्रोथ दे रही थी ना कंट्री का, टोटल प्रोडक्शन जो हमारा जीडीपी निकल रहा था, वो 50% से भी कम था। देखो, 2% तो हमारा टोटल ही जीडीपी था। उसमें से इतनी पॉपुलेशन एक ही काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो 1% से ज्यादा भी हमें जीडीपी ग्रोथ नहीं दे पा रही है 1 साल के अंदर। अब ये क्या बता रहा है कि जीडीपी ग्रोथ इतनी कम है इस सेक्टर की, कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी और एक इंसान की प्रोडक्टिविटी दोनों ही उस समय बहुत कम थी। जो एक किसान शायद थोड़ा ज्यादा काम कर सकता था, अब तो वो नहीं कर पा रहा। एक सपोज एक लैंड था, उस लैंड पर 4 किसान काम करते ना, तो भी वो अच्छे से अच्छी अमाउंट में अच्छी सी फसल उगा लेते। लेकिन अब क्या, अब तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब एक ही खेत पे 10-10, 20-20 लोग काम कर रहे हैं। पूरा लैंड एक्सप्लॉइट हो रहा है, पूरा लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है। अब आता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक बोलो तो बिल्कुल वही ना मात्र, बिल्कुल जीरो ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। बहुत बुरी स्थिति थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, पूरे वर्ल्ड में हमारा हैंडीक्राफ्ट ट्रेड होता था, पूरे वर्ल्ड से हम ट्रेड करते थे। ओके। अब आता है कि अब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने 2 काम करे कि भाई अगर तुम हैंडीक्राफ्ट बाहर भेजोगे ना,
तो तुम्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तुम भेज रहे हो लेकिन तुम भी बहुत टैक्स दो, या फिर तुम बाहर से कुछ ऐसा मंगवा रहे हो तो उस पर भी तुम्हें बहुत टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, ना किसी ने हमारा सामान खरीदा, ना कुछ, उससे हमारी इंडस्ट्रीज गिरती गई और फिर पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। अब आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब उस समय में ना सिर्फ 14% लोग ही, उस समय विलेजेस में नहीं, लाइक क्या कहती, उल्टा कह दिया, 14% लोग ही सिर्फ अर्बन एरियाज में रहते थे 1948 में। अब ये क्या बता रहे कि पूरी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है, और उस समय वहां पे खेतों रूरल एरियाज में ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, तो इसीलिए वहां पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन तो खेती में थी। तो ये तो साफ साफ पता ही चल रहा ना कि उधर 72% अगर जो पॉपुलेशन थी वो उस पे थी, एग्रीकल्चर में थी, तो मोस्टली पॉपुलेशन रह भी रूरल एरियाज में ही रही है। अब पता है एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मुझे एग्जैक्ट सेंचुरी नहीं याद है लेकिन 15th या 17th सेंचुरी में ना हमारे इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड से कई ज्यादा थी। उस टाइम पर जो ट्रैवलर्स हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करने आते थे वो कहते थे कि इंडिया की तो अर्बन पॉपुलेशन हमारी वेस्टर्न कंट्रीज से भी कई ज्यादा है। लेकिन अब जो था ना वो कंट्रीज तो डेवलप होती गई, अब लेकिन हमारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय होती गई। अब आता है हेवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब हमारे कंट्री में तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही उग रहा था, कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज थी नहीं, कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। उससे क्या हुआ कि हमें मशीन मशीन्स हो गई, सब चीजें हो गई, आर्म्ड फोर्सेस, एवरीथिंग वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और बाहर से इंपोर्ट करते थे तो हम जो थोड़ा बहुत भी कमा रहे थे खेती से वो सब उसमें जा रहा था। अब आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोलो तो मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दो चीजें, फ्यूडल फ्यूडल यानी जिसमें वही जमींदारी सिस्टम, जमींदार है वो किसानों को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। और एक आता है थोड़ा कैपिटलिस्टिक सिस्टम की, हाँ कुछ कुछ व्यक्ति है जिनके पास खुद की जमीन, खुद का काम है, वो कर रहे हैं। सॉरी, अब यहाँ तक कुछ डाउट है, फिर इसका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। एनीवन, कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब आता है कि अब हमने देख लिया कि ओवरऑल स्थिति क्या थी, हमारी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, अर्बनाइजेशन बहुत कम था, फ्यूडल इकोनॉमी थी, ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक एक सेक्टर, लाइक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या कंडीशन थी। अब आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहने में तो ठीक है, उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो हो सकता है एग्रीकल्चर अच्छा हो, लेकिन वो भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ने उसको भी अच्छा नहीं रहने दिया। उसने ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने जमींदार को कहा कि भाई हम तो सारा काम क्यों करेंगे, हम किसान किसान के घर तो जाकर उससे पैसे लेंगे नहीं, उससे टैक्स लेंगे नहीं, तो मैं तुझे अपॉइंट कर रहा हूँ। तू क्या करेगा कि तू इस एरिया का जमींदार है, तू उस किसान के घर गया, तूने उससे पैसे लिए और मुझे इतने पैसे दे दिए, बाकी तू रख। अब वो तेरी मर्जी कि तू उस किसान से कितने ले रहा है, मुझे तो इतना फिक्स अमाउंट चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो टिलर्स थे, टिलर्स बोले तो जो किसान एग्जैक्टली सच में वाकई में खेती कर रहे थे खेत में, वो क्या हुआ, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती गई। ना उन्हें कभी प्रॉफिट हुआ, और कभी प्रॉफिट हुआ भी तो वो प्रॉफिट ये जमींदार खींच कर ले जाते थे। वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उनके एग्रीकल्चर लैंड में, वही उनका लैंड डिस्ट्रॉय होता गया होता गया। अब आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि अब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। अब उस टाइम पर पहले तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने उसको बंद कर दिया। फॉरेन डिमांड जो थी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, क्यों? क्योंकि बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि अगर हम कुछ बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ना तो इतना टैक्स देना पड़ता था कि अब हम वो एक्सपोर्ट करने के लायक ही नहीं रहे। और ब्रिटिशर्स ने अपने जो गुड्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट करने शुरू कर दिए, तो जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की वो भी गिरती गई।
वो क्यों गिरी? क्योंकि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे थे वो सस्ते थे। अब कोई क्यों, अब किसी की इनकम ही सपोज 100 रुपए है तो वो 100 रुपए का कपड़ा तो नहीं खरीदेगा ना, वो तो यही कहेगा कि मुझे तो कुछ सस्ता सा मिल जाए मैं वही पहन लूंगा। बस ऐसे। अब आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि हमने देखा हैंडीक्राफ्ट तो हमारा इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। अब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे डिस्ट्रॉय किया उन्होंने? अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टैरिफ पॉलिसी और कोटास लगा दिए। टैरिफ पॉलिसी यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उस पर इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं अगर आपको टैक्स से बचना है। आप जो रॉ मटेरियल है ना हम ब्रिटिशर्स को दे दो, वहां पर भेजो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप टैक्स फ्री रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पाओगे। और हाँ, अगर आप किसी और कंट्री से कुछ मंगवा रहे हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स ब्रिटिश से मंगवा रहे हो तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस कट टू कट कॉस्ट दो और ले लो सामान। तो अब एक गरीब व्यक्ति उस समय क्या करेगा? वो ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई मैं तो अपनी इंडस्ट्री चलाऊंगा, मैं तो ये करूंगा। वो तो यही देखेगा हाँ उसे अपना घर चलाना है तो वही रॉ मटेरियल्स ग्रो करता जाएगा और बाहर भेजेगा। अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या एग्जैक्टली कंडीशन थी। तो हमने देख लिया कि ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज टैरिफ पॉलिसी लगकर खत्म हुआ। इंडस्ट्रीज जो थी वहां पर भी यही टैक्सेस एंड ऑल लगे। अब बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन यानी कि जो टोटल आउटपुट निकल रहा था ना एक लैंड से वो बहुत कम था। हो सकता है एक लैंड पे अगर अच्छी इरिगेशन दी हुई होती और मशीन्स ट्रैक्टर्स और सब मशीन्स यूज हुई होती तो वो आउटपुट जो टोटल फसल थी वो ज्यादा ग्रो हो जाती। ले और प्रोडक्टिविटी शायद एक किसान शायद सपोज, आइडिया नहीं है मुझे इसका, लेकिन सपोज एक इंसान ना इन टोटल 10 किलो अनाज 10 किलो गेहूं उगा सकता है। लेकिन इतने सारे किसान एक ही खेत पर काम कर रहे हैं तो एक किसान सिर्फ 1 किलो गेहूं ही उगा पा रहा है ना। उसकी प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल उसका हाई रहा ना प्रोडक्टिविटी, दोनों बहुत लो रही। अब आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि हम पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थे। अच्छी बारिश हुई तो यानी खेत फसल अच्छी और बारिश नहीं हुई तो फसल नष्ट। जो भी प्रॉफिट था वो तो ब्रिटिशर्स छीन ले जा रहे थे ना। हमारे पास तो कुछ बच नहीं रहा था कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करें, इरिगेशन की सिस्टम अपने खेत के लिए लेकर आए, वो था नहीं। इसीलिए बहुत पुअर आउटपुट हमारा लैंड का रहा। अब आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स यानी कि एक जमीन तो मेरी इधर है और एक छोटा टुकड़ा जमीन का किसी और जगह पर है। अब ये चीज उस समय बहुत बढ़ गई थी। छोटे छोटे लैंड्स पूरी जगह पर एक ही व्यक्ति के फैले रहते थे। ऐसा नहीं कि एक ही साथ है तो 1 बीघा जमीन पूरी एक ही जगह पर है, नहीं। हो सकता है आधा बीघा कहीं और है आधा कहीं और है। अब इससे क्या हो रहा है कि उसका खर्चा ज्यादा पड़ रहा है सबसे ज्यादा। तो अब सपोज वो हल जोत रहा है जो भी कर रहा है उसे पहले तो एक जगह करना पड़ रहा है, फिर दूसरी जगह वो ट्रैवल करके जा रहा है तो वहां करना पड़ रहा है, उसका ट्रैवल का भी तो खर्चा रहेगा ना। तो ऐसे उसकी कॉस्ट बढ़ी और उसका जो होता है ना कि आउटपुट बहुत कम रहा, उसकी कॉस्ट बढ़ी तो उसने चाहा ही नहीं ज्यादा उगाना। अब आता है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इसमें जो मेन वर्ड है सबसिस्टेंस, इसका अर्थ कि हाँ मेरे लिए मैं खेती कर रही हूँ बस अपने परिवार के लिए की मैंने करी और हम ही ने खा ली, बस इसका अर्थ इतना ही है। अब आता है कि गर्ल्स बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल और टिलर्स ऑफ द सॉइल, ये उस समय बहुत ज्यादा था। ओनर्स बोले तो जमींदार हो गए और बिग लैंडलॉर्ड्स हो गए, और टिलर्स यानी जो वाकई में खेती जमीन पर कर रहे हैं। अब सारा टैक्स वैक्स तो जमींदार ले जाते थे और वही उनके पास बचता नहीं था। तो बस यही है। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी वही जमींदारी सिस्टम। 3 व्यक्ति थे इसमें, सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स, फिर आते जमींदार, फिर आते छोटे टिलर्स ऑफ द सॉइल। यही पता है इस चैप्टर का ऐसा है कि तुम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में यही चीज बार बार पढ़ते जाओगे। एक कारण तो देखो ये कि हाँ दोनों चैप्टर हमने आज एक साथ ही रख लिए। अब जो जमींदार थे ना उन पे कोई रोक टोक नहीं थी। सपोज ब्रिटिशर्स ने कहा कि मैं तो 20 रुपए टैक्स लूंगा 1 किलो फसल पे।
अब जमींदार गया, उसने 20 की 40 नहीं लिए, उसने 20 के 100 ले लिए कि हाँ 20 तो मैं उस ब्रिटिशर को दे दूंगा, बाकी 80 मेरा प्रॉफिट। वो फ्री था, वो कितना मर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता था एक किसान से। अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि दो तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय करी गई। पहले तो हमारा ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको हटाया, क्योंकि पॉलिसीज बहुत गंदी आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और दूसरा कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी भी हमारी कंट्री में कुछ दो चार, उसकी बहुत गंदी तरह से बहुत कम ग्रोथ हो रही थी। अब आता है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी टैरिफ पॉलिसीज बहुत ज्यादा खराब थी। हम बाहर अगर कुछ अपना सपोज कुछ भी हैंडमेड, अगर तुम जूट बैग भेजना चाह रहे हो, अगर बाहर भेज रहे हो, तो वो 100 रुपए का बैग बाहर किसी कंट्री में पहुंचकर उन्हें 500 का पड़ रहा है। कोई क्यों खरीदेगा इतना महंगा, है ना? तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी इतनी गंदी गंदी पॉलिसीज पे लेके आते रहे, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिर गई। अब आता है कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, कि अब हम रॉ मटेरियल अगर इंडिया से ब्रिटिश भेज रहे हैं या बाहर कहीं भेज रहे हैं, तो हमें कोई टैक्स नहीं देना, न सामने वाले को न हमको। हम टैक्स फ्री ये इम्पोर्ट कर सकते हैं और ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अब हम कह रहे हैं कि अब हमने रॉ मटेरियल तो दे दिए, अब हमें फिनिश गुड्स तो कंट्री में बनाने की परमिशन थी नहीं, अब वो भी कहीं से चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम ब्रिटेन से ना फिनिश गुड्स अपनी कंट्री में लोगे, मंगवाओगे, तो तुम्हारे पास टैरिफ फ्री इम्पोर्ट होगा, यानी कि तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स की तो मार्केट इंडिया में बढ़ती गई, वैसे ही हमारी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रहती है, इतनी बढ़ गई उनकी मार्केट, और हमारे इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डीके हो गई, खराब हो गई। अब आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब देखो, एक एक तरफ हम थोड़ा हाथ से कुछ बना रहे हैं, समय लगाकर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मशीन जल्दी 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 सारा सामान बनाती जा रही है। अब इन दोनों का कंपटीशन तो नहीं हो सकता ना। वो मशीन वाला कपड़ा या कुछ भी सामान कितना सस्ता रहेगा, और एक हाथ से बनने वाला थोड़ी तो मेहनत का चार्ज होगा ना। कितनी मेहनत लगती है हाथ से कुछ भी बनाने में। इसी तरह से हमारे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने इंडिया के अंदर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिर गई। क्यों? कि अब इंडियंस को क्या लगा कि अरे भाई इतने सस्ते सस्ते चीजें मिल रही है तो हम महंगी क्यों ले, हमारे पैसे बचेंगे दो। बस इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन गिर गई। अब आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब आज भी देखो इंडिया में कितने वेस्टर्न कपड़े चलते हैं, और दूसरी तरफ पता है नोट्स गायब हो गए। नहीं दिख रहे क्या? मेरी तरफ से तो नहीं हिला, नेटवर्क भी सही है। ठीक है, थैंक यू। अब न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब आज हमारी कंट्री में वेस्टर्न क्लोथ्स कितने चलते हैं, और कहीं बाहर किसी कंट्री में जाकर देखो ना, हमारे इंडिया की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस, साड़ी, ये सब चीजें बहुत लोग चलती हैं। जैसे आज है ना, वैसे ही उस समय था। उस समय भी लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत अट्रैक्ट होकर कि अरे वाह यार, हम भी जीन्स टॉप पहनेंगे, हम भी ये पहनेंगे। ठीक है, उस समय भी यही चल रहा था जैसे आज चलता है। इसी तरह इस कारण भी हमारे इंडियन क्लोथ्स की स्पेसिफिकली जो है ना डिमांड गिरती गई। अब वो लोग थोड़े चतुर थे, थोड़े चालाक थे। उन्होंने कहा कि चलो भाई अब हम रेलवेज बनाते हैं, अब हम तुम्हें ना थोड़ी तेजी से डिस्ट्रॉय करेंगे। अब पहले क्या था कि अगर बैलगाड़ी से या फिर किसी भी छोटे मोटे बाई फुट और छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट से हम पोर्ट्स तक सामान ले जाते थे, फिर वहां से फिनिश गुड्स आते थे, तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि हर जगह रेलवेज बना दी, कि ठीक है अब यहाँ पे रेलवे बनी, तो जो स्पीड में सारा काम होने लगा। इससे क्या हुआ कि और जल्दी जल्दी हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती गई। अब आता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज पहले तो जानो कि उस समय हमारे इंडिया की कौन सी थी। हमारे पास कुछ तीन चार थी, आयरन एंड स्टील, शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज। ये हमारे पास इंडस्ट्रीज थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इतना कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, उनको सप्रेस करते गए और करते गए। एक तो ना ही उन्हें कुछ कैपिटल गुड्स यहाँ पे इंडिया में मिल रहे थे, ना ही कोई वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, उन्हें वो भी बाहर से मंगवाने थे, बहुत टैक्स वगैरह लगता था। धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज भी बहुत कम हो गई।
लेकिन एक बात है कि उस समय में ना वो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो करी, बहुत अच्छी चली, जिससे साथ में ब्रिटिशर्स का फायदा हो रहा था। जैसे रेलवेज हो गए, पावर जनरेशन वाले इंडस्ट्रीज हो गई, पोर्ट्स हो गए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाले। अब देखो, रेलवेज है तो वो अपने गुड्स को सब जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, पोर्ट्स हैं तो पोर्ट्स बने तो वो बिल्कुल वाटर ट्रांसपोर्ट इतना बढ़ गया, वो अपनी कंट्री तक जल्दी से जल्दी सामान पहुंचा पा रहे हैं। अब कम्युनिकेशन से क्या होगा, अब एक जगह पर वो कोई रूल निकाल रहे हैं तो दूसरी जगह उनका ऑर्डर जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो पा रहा है। इससे ये इंडस्ट्रीज का बूम था, ये अच्छे से डेवलप हुई है, लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी जिससे शायद हमारी इकोनॉमी ग्रो करती, वो डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। ओके, अब आता है हमारा फॉरेन ट्रेड की। अब फॉरेन ट्रेड की हमारी क्या कंडीशन थी। अब पहले जब हम ट्रेड कर रहे थे तब हमारा कॉटन, अब पहले तो हमारी क्या चीजें, हैंडमेड चीजें बाहर जाती थी, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स बाहर भेजते हैं, और इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनकर रह चुका था। ठीक है, अब आता है कि हमें एक पॉइंट आता है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि हम एक्सपोर्ट सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, यानी रॉ सिल्क हो गया, कॉटन, वूल, जूट, जिससे कि वो लोग हमें फिनिश गुड्स बनाकर हमारी कंट्री में भेज सकें। इससे क्या होगा, अब सपोज, अब रॉ मटेरियल तो सस्ता आता है ना, अब वो लोग सस्ता सामान खरीद कर वहां से मशीन मेड गुड्स बनाकर इतने महंगे डबल डबल ट्रिपल प्राइस में इंडिया में लाकर बेच रहे थे। तो उनकी इकोनॉमी बढ़ती गई और हम लोग मतलब गरीब पे गरीब होते गए। अब आता है मोनोपोली ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने पता है एक चीज और कर दी कि तुम ज्यादा से ज्यादा जो भी ट्रेड है, जितना भी रॉ मटेरियल है वो ज्यादातर हमें ही दोगे। 50% से ज्यादा ना रॉ मटेरियल हम ब्रिटेन को ही ट्रेड कर रहे थे, वहीं पर भेज रहे थे। अब आता है सरप्लस ट्रेड। अब ये सुन के ना थोड़ी सी हैरानी होगी भाई, हमारा एग्रीकल्चर ये सब तो बेकार था ना, फिर सरप्लस ट्रेड कहाँ से आ गया। हाँ, सरप्लस ट्रेड देखो हो तो रहा था, लेकिन ये भी है कि इससे हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना भी सरप्लस हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो बोलते थे कि ना, अब हम तुम्हारे देश में रूल वूल कर रहे हैं भाई, तो थोड़े हमें पैसे दो, हम हमारा ऑफिस बनाएंगे, इस ऑफिस की कंस्ट्रक्शन कराएंगे, इसे रेनोवेट करेंगे। ये हुआ, फिर उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे देश में रहकर तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, अब इसके लिए भी तो खर्चा रहेगा ना, तो तुम वो सरप्लस जो भी हुआ है, वो सरप्लस वाले पैसे हमको दे दो। ऐसे क्या हुआ भाई, जो भी सरप्लस हुआ वो हमारे हाथ तो आया नहीं, वो भी ब्रिटिशर्स बहाने मारकर छीन ले गए। अब भाई हमने तो नहीं कहा ना कि तुम लोग अपने ऑफिस हमारे देश में आकर सेट करो या हमारे लिए वॉर लड़ो, हम इतने खुद तो सक्षम थे कि हम अपने लिए लड़ सकते थे। और यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ यार। ठीक है, अब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोलो तो जो भी चीज, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? जी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो प्लीज बोलो। अभिनय आई गेस वांट टू स्पीक। नहीं बोलना, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल बोले तो कि ठीक है, अब जो भी चीजें हमारे ह्यूमन से रिलेटेड है, यानी हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, हमारी लिटरेसी, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी, हम कितना जी रहे हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब आ गया हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। अब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे। अब देखो, अगर खाली बर्थ रेट हाई रहता तो हो भी सकता है हमारी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी ग्रो करती, लेकिन साथ में डेथ रेट भी इतना हाई था कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, या तो स्थिर थी या ग्रो भी कर रही थी तो 2 4 5 6 कर रही थी। अब इतनी बड़ी कंट्री में अगर सिर्फ 8 लोगों से या फिर 9 लोगों से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये तो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है ना। अब हर 1000 व्यक्ति में से ना 48 तो मर ही जा रहे थे, 40 मर जा रहे थे। 48 हमारा बर्थ रेट था और 40 हमारा डेथ रेट था।
अब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि इतनी ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। ना हमारे देश में लाइक गरीबी तो है ही, साथ में ना हेल्थ फैसिलिटीज है, ना साथ में कुछ है जिससे ये डेथ रेट हम कम कर सके। अब आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे होते हैं एक साल के उम्र वाले, उससे कम के बच्चे जितने मर रहे हैं, हजार बच्चों में से कितने बच्चे एक साल से पहले ही मर जा रहे हैं, उस वो आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। और उस समय पता है 218 बच्चे मर जा रहे थे हर हजार में से, एक ही वर्ष के अंदर अंदर। अब आज देखो तो आज ये नंबर 34 पे आ गया है, बहुत इम्प्रूव हो गया है। लेकिन उस समय देखो कितने बच्चे मर जा रहे थे। ये भी क्या बता रहे कि अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, और हॉस्पिटल्स थे भी तो हो सकता है कि इतने महंगे हो ब्रिटिशर्स वाले कि हम वहां पर जाकर ट्रीटमेंट ही नहीं ले सकते। अब आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हम कितना एवरेज हमारी लाइफ थी उस समय पे, हम कितना जी पा रहे थे। और ये एवरेज लाइफ उस समय पे 32 साल थी, 32 ईयर्स। अब आज के टाइम पर 68, या कई जगह 32 है, कई जगह 44 है। तुम लोग याद कर सकते हो, डिपेंड्स, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अब 32 ईयर्स, और अब आज के समय में बढ़ के 68 ईयर्स हो चुकी है। अब तुम इस पॉइंट को पहले वाले से लिंक कर सकते हो कि बर्थ रेट इतना ज्यादा क्यों था, कि अब इतनी जल्दी तो लोग मर जा रहे थे। एनटीए और एनसीईआरटी फॉलो करते हैं जी। अब इतनी जल्दी तो लोग मर जा रहे थे, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि अब लोग सोच रहे थे अरे भाई, हमारे घर में अगर 6-7 बच्चे होंगे तो अगर शायद भगवान की कृपा हमारे साथ रही तो हो सकता है कोई एक तो हमारे अंत तक हमारे साथ जीवित रह ही जाएगा ना। नहीं तो इतनी बुरी हालत थी कि सभी लोग मरते जाते थे जल्दी जल्दी। बहुत बुरी हेल्थ फैसिलिटीज थी, और इवन लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी कि ठीक है अगर थोड़ा दूर हॉस्पिटल है कोई तो हम वहां चले जाओ, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। और अवेयरनेस थी भी तो उनकी गरीबी उन्हें रोक देती थी कि भाई अब इतना महंगा इलाज हम कराएं भी कैसे। अब आता है लिटरेसी रेट, कि अब वहां पर उस समय पे कितने लोग पढ़ पा रहे थे और लिख पा रहे थे। अब वो पता है नंबर बहुत कम था, 16%, जिसमें से लड़कियों का तो सिर्फ 7% था, इवन 50% भी नहीं था। अब ये क्या बता रहे कि उस समय बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी थी, बहुत बुरी तरह से। ब्रिटिशर्स ना पढ़ने दे रहे थे, और अगर उनके स्कूल्स थे भी वो इतने महंगे थे कि कोई वहां पर उन्हें भेज ही नहीं पा रहा है। अब तुम लोग ये इमेजिन करो कि 100 व्यक्ति में से सिर्फ 16 व्यक्ति पढ़े लिखे थे उस टाइम पर, देख रहे हो कितना कम रेट है। अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोले तो कोई बताएगा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है उस समय की। अब आता है एग्रीकल्चर, ये हमारा प्रिंसिपल सोर्स था। अब प्रिंसिपल क्यों था कि इतनी तो पॉपुलेशन इसमें जुड़ी रही है, प्रिंसिपल तो फिर हो गई। लगभग लगभग 72 से 75 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। अब दूसरी तरफ तुम देखो ना, इंग्लैंड में सिर्फ 2% थी, 12% जापान में थी और 4% जर्मनी में। वहां पर इतनी कम थी, लेकिन अब इंडिया में और कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई और एरिया था ही नहीं जहाँ पर हम काम कर सकें, तो सभी लोग इसी में जुड़े हुए थे। अब ये क्या है, ये एक्सप्रेस करता है हमारी बैकवर्डनेस, हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह से बैकवर्ड थी। अब आता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई हमारे उस टाइम पर। अब इंडिया में ना सिर्फ 10%, यहाँ पे 4% लिखा है लेकिन सॉरी तो 10% है। 10% इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री माइनिंग इन सब में एंगेज थी। और दूसरी तरफ देखो ना, यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39। उधर इतनी ज्यादा थी, लेकिन हमारी कंट्री में चीजें ग्रो होने ही कहीं दी ब्रिटिशर्स ने। अब आता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि अब जो हमारी कंट्री थी उसकी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अनबैलेंस्ड वे में तीनों सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। एक तरफ तो प्राइमरी सेक्टर में 72% थी, और दूसरी तरफ सेकेंडरी और टर्शरी में सिर्फ 10% और 17% ही लोग जुड़े थे। अब एक इकोनॉमी स्टेबल और अच्छे से ग्रो कब करेगी, जब तीनों सेक्टर में बराबर और अप्रोक्सीमेटली इक्वल पॉपुलेशन डिवाइडेड हो। लेकिन उस समय क्या था, ज्यादातर तो एग्रीकल्चर में थे, और टर्शरी सेक्टर में भी उस समय क्या ही नौकरी होंगे, उस समय आईएएस आईपीएस के तो कोई एग्जाम हो नहीं रहे थे। वो टर्शरी वाले भी कौन थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो थे आर्मी वाले थे, और यही सब जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, टर्शरी में भी ज्यादातर वही लोग थे। यहाँ तक कोई डाउट है? बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद बताओ।
जल्दी बोलो जल्दी। रीजनल वेरिएशंस, ठीक है। ओके। भाई देखो, रीजनल वेरिएशन तुम भाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का पूछ रहे हो ना, कि अब रीजन वाइज वेरिएशन का इतना इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं हुआ है। अब कुछ एरियाज थे जहाँ पर मुझे स्टेट्स एग्जैक्टली याद भी नहीं है, जहाँ पर ना ये एग्रीकल्चर बहुत ग्रो कर रहा था, और कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर हमारा ये टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। निखिल भैया एक्चुअली 50 तो नहीं थी डेथ रेट्स, ये आपने जो भी पॉपुल नहीं थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50। एनी मोर डाउट? ओके। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमी में ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर वगैरह, ये सब चीजें डेवलप हुई। और दूसरी तरफ सोशल सेक्टर देखो ना, तो बहुत नाम मात्र डेवलप हुआ था, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। अब ये जो थी ना, ये बिल्कुल अपर क्लास वालों के लिए थी उस टाइम पर, बिल्कुल कोई लोअर सेक्शन वाला तो इसे यूज ही नहीं कर पा रहा था। अब आता है कि ठीक है, ये हुआ तो इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो किस किस एरिया में उस टाइम ठीक है थोड़ा बहुत उसके डेवलपमेंट शुरू हो गया था, ये क्या क्या चीजें शुरू थी ऑलरेडी उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा। सबसे पहले तो आता है रेलवेज। अब देखो, ये देखकर खुश नहीं होना कि भाई ये रेलवेज बना दी उन्होंने, आज हम कितने मजे मजे से ट्रेवल करते हैं रेलवेज में। देखो, उन्होंने हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए नहीं बनाई थी रेलवेज। उन्होंने ये सोचा कि भाई हम तो फिनिश गुड जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्रेड हो जाएगा। अब उन्होंने पोर्ट्स बना दिए, पोर्ट्स भी उन्होंने इसी कारण से बनाए कि वो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का अच्छे से कर लेंगे, और इम्पोर्ट जो आएगा वो इंडिया में जल्दी आएगा। अब आता है पोस्ट और टेलीग्राफ। उन्होंने ये इसीलिए सोचकर बनाया कि ठीक है, हम अगर एक जगह पर रहेंगे ना, तो भी हम एक स्टेट में रह के भी पूरी कंट्री में अच्छे से रूल कर सकेंगे। अब आता है रोड्स। अब रोड्स क्यों डेवलप होती है? डोर टू डोर सर्विस के लिए, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ठीक है, एक तो कारण ये है, और फिर ये भी तो सोचो, ब्रिटिशर्स के दंगे करने भी तो होते थे, वो कभी भी कहीं भी जाकर अटैक करना शुरू कर देते थे, ये भी उन्हें हो सकता है उनका एक मोटो। बाकी ओवरऑल ये सब डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट, अपना रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट का जल्दी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो थोड़ी जल्दी जल्दी नष्ट हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो जाए। अब आता है, कुछ कुछ चीजें थी अच्छी, जो उस समय उनका मंतव्य अच्छा नहीं था, उनका मोटो अच्छा नहीं था वो चीजें करने का, लेकिन इनडायरेक्टली ना आज हम लोग को फायदे दे ही रही है। अब आता है पहला रीजन, पहला जो अच्छा कार्य था, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। पहले क्या था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, खेती कर रहे हैं और खुद ही खा ले रहे हैं, किसी के लिए तो नहीं रख रहे ना, बस खुद खा रहे हैं, अपने लिए ही उगाते हैं, सरप्लस था नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मोटिवेट किया उन लोगों की, कैश क्रॉप्स उगाओ, है ना, कमर्शियली उनको बेचना, फिर ये सब, तो उससे कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स आई ही उनके कहने पर थी। अब आता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने रोड्स और रेलवेज इतना बनाया। अब ये देखो ना कि रेलवे कितनी बड़ी इंड सेक्टर है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है रेलवे, उसमें कितने लोगों को जॉब मिल रही होगी उस समय। अब रेलवेज और ये सब बनी, तो इससे फेमाइन्स भी कंट्रोल हो गए, कि अगर एक जगह कहीं खाने की कमी है, तो हमने जल्दी से रेलवे से वहां पर खाना पहुंचा दिया, या फिर हेल्थ फैसिलिटी पहुंचा दी। अब आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले तो हम बार्टर सिस्टम चल रहा था ना, कि भाई तू मुझे 1 किलो चावल दे दे, मैं तुझे 1 किलो गेहूं दे दूंगी। पहले तो ये चल रहा था, बार्टर सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब वो लेकर है कि हाँ, तुझे अगर 1 किलो चावल चाहिए, तो तू मुझे पैसे दे। अब आता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ठीक है, हम लोगों ने देखा कि भाई ये शासन कर रहे हैं, ये तो रूल कर रहे हैं। अब हमारे अंदर भी आया कि हम भी लीडर बनेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा, तो सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली फीलिंग और वो सब डेवलप हो गई। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अब कोई डाउट हो तो बताओ यार, अभी जाना मत,
एक चैप्टर और है, कहीं चले जाओ। किसी को कुछ पूछना है कुछ भी तो प्लीज अब अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, बस सत्यम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। जी। यार तुम में से ऐसा अगर किसी से सवाल पूछे तो कोई बताएगा? छोड़ो सवाल, हम शुरू ही करते हैं। बता देना जहाँ बीच में डाउट लगे। अरे पूछो। छोड़ो मैं सेकंड चैप्टर में पूछूंगी, उसमें थोड़े अच्छे बनेंगे। मैं बीच में ही पूछ दूंगी। अब देखो, अब हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा ना, उसमें हमने देखी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी भाई। इन एग्रीकल्चर में देखो तो वहां समस्या, इंडस्ट्री में देखो तो वहां समस्या, भाई हर एक जगह समस्या थी। हमारे चारों इर्द गिर्द समस्याओं का पहाड़ था। तो अब हम तो आजाद हो गए 1947 में। तो अब सोचा कि चलो अब ना थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट करते हैं। समस्या है तो इसका समाधान ढूंढते हैं। अब कोई भी समस्या उसका समाधान तो 101% होता ही है। तब हम वो ढूंढने में लगे। 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक नए सवेरे, एक सवेरा हो गया। वो कहते जब जगो तब सवेरा, तो बस हम जाग गए उस दिन से। और तब से भाई हमारे जो लीडर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि अब हम बनाएंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल, एक अच्छी सी इकोनॉमी अब हम बनाएंगे। अब उन्होंने पहले तो वो ये सोचने में पड़ गए कि भाई कैसी इकोनॉमी बनाए, हम कौन सी इकोनॉमी चूज करें, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए। अब उन्होंने कहा कि भाई हाँ हाँ अच्छी सी इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी तो भाई बहुत सारी हैं। उन सबको सही करने के लिए अच्छी सी इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल हमारी कंट्री के हिसाब से परफेक्ट चूज करना है हमें। तो भाई अब सवाल आता है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या भला है, अब ये क्या है? अब देखो 11th में ना सब लोग पढ़कर आ रहे हैं, सीबीएसई वालों ने 11th में पढ़ा होगा और स्टेट बोर्ड वाले 12th में पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी भाई, क्या थी हमारी इकोनॉमी की समस्याएं उस समय। तीन थी मेन, कि भाई अब हम बनाए तो बनाए क्या, क्या ही प्रोड्यूस करें। इतना कुछ है भाई, एक प्लेन बनाए या फिर एक सुई बनाए, क्या बनाए। अब वो क्या बनाए, फिर सोचो भाई किस मात्रा में बनाए, 1 किलो बनाए, 2 किलो बनाए, 10 किलो बनाए, कितना बनाए। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम कि कैसे बनाए, लेबर को ज्यादा यूज करें कि क्या वो मशीन और इन सबको ज्यादा यूज करें। फिर आई तीसरी समस्या, पर होम टू प्रोड्यूस, कि भाई अब किसके लिए बनाए, एक अमीर के लिए बनाए या फिर एक गरीब के लिए बनाए, कौन से सेक्शन के लिए बनाए। ठीक है, अब देख लिया हमने कि ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी। अब है कि भाई अब इनको तो भाई सही करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन तो जल्दी निकालना पड़ेगा। फिर वही बोला बोला भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अरे तुम लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स निकालो, अभी मैं बैठ के चूज करता हूँ कौन सी इकोनॉमी लेकर आनी है हमारी कंट्री में। तो ना सामने उनके तीन थालियां रख दी। पहली थाली में थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि सब सब चीजें जो थी, सारी इंडस्ट्री सब चीजें एक प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप में थी। पूरी ओनरशिप एक अकेला व्यक्ति के पास थी। अब उसका क्या था, वो तो भाई मैं तो बैठ के प्रॉफिट कमाऊंगा बस, मुझे किसी के सुख दुख वेलफेयर किसी से कोई मतलब नहीं, मैं बस प्रॉफिट कमाऊंगा। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी। जर्मनी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, बस प्रॉफिट ओरिएंटेड है। उन्हें देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई है, तो अरे भाई डिमांड है डायमंड की रिंग की, चलो भाई डायमंड की रिंग बनाते हैं, उसकी सप्लाई करेंगे, बढ़िया अमीर हो जाएंगे हम, बहुत प्रॉफिट आएगा ऐसे। अब आई सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि अब ठीक है कैपिटल वाली सिर्फ वो कर रही थी प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट, और सोशलिस्ट में आता है पब्लिक ओनरशिप। अब जो चीजें थी, जो भी ओनरशिप थी वो थी गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट है, अपने नाक थोड़ी ना कटाएगी, ये प्रॉफिट करने लगी तो इसकी सरकार नहीं चली जाएगी। तो इन्होंने किया कि ठीक है हम करेंगे वेलफेयर, हम सबका भला करेंगे। सरकार बोलती तो यही है ना कि भाई हम सबका भला करेंगे, हम कोई पैसे नहीं कमाएंगे तुमसे, तुम हमारी जनता हो। ठीक है, ये सब चल रहा था नॉर्थ कोरिया में। उसके बाद आते हैं तीसरी प्लेट, उसमें था मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी या समझो तो इंडिया, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या था कि ऊपर की जो दोनों प्लेट्स ना उसका खाना उड़ेल दिया, मिक्स कर दिया, भाई लो तुम दाल चावल बनाओ। ठीक है, अब इसमें था पब्लिक सेक्टर भी,
कि कुछ कुछ जो थी कंपनीज थी वो तो गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंडर थी, और कुछ तो कंपनीज थी उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास थी। अब ये क्या था, ये लोग कि हाँ गवर्नमेंट जो जो चीजें कर रही है उसमें वो लोगों का वेलफेयर देखती है कि ठीक है सबकी नीड्स पूरी हो जाए। उसके बाद अब जो प्राइवेट वालों के पास थी, जो कंपनीज और जो भी चीजें उनके अंडरटेकिंग में थी, उन्होंने कहा भाई हम तो प्रॉफिट कमाएंगे, वेलफेयर करना है तो वो कर ही रही है ना, गवर्नमेंट कर ही रही है, हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल आते हैं इंडिया। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब भाई हमने देखा इकोनॉमी प्रॉब्लम्स, तो फिर हमारे नेहरू जी ने कहा कि भाई अब ठीक है, मैंने देख ली किस तरह की इकोनॉमी थी, किस किस तरह की प्रॉब्लम थी, अब मैं देखूंगा कि कैसे कैसे कौन सी इकोनॉमी प्रॉब्लम का सॉल्व करेगी। तो भाई कैपिटलिस्ट वाले ने कहा भाई मैं तो प्रॉफिट देखूंगा, जिस गुड्स में मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं उस गुड्स को प्रोड्यूस कर लूंगा। अगर मुझे डिमांड अगर मार्केट में गोल्ड की चेन की है मैं वो बनाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगा, मैं सब्जी नहीं प्रोड्यूस करवाऊंगा, रोटी नहीं करवाऊंगा, मैं तो भाई जा रहा हूँ गोल्ड चेन बनाने। वो सिर्फ उसे प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट के उसने काली पट्टी बांध रखी है, से उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। अब उसने कहा कि तुम बनाओगे कैसे फिर वो चेन? उसने कहा जो सस्ता पड़ेगा, अगर मुझे हाथ से बनाना सस्ता पड़ा ना तो मैं हाथ से बनवाऊंगा, लेबर से बनवाऊंगा, और अगर मशीन से सस्ता पड़ रहा हुआ तो मैं उससे बनवा लूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उस देश में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, जो सस्ती है मैं तो उस चीज को अपना लूंगा, क्योंकि मेरे को तो अपनी कॉस्ट कम करनी है ना, मुझे मेरा प्रॉफिट ज्यादा रखना है। तो बस उन्होंने कहा ऐसे। अब उन्होंने कहा भाई तुम किसके लिए बनाओगे? उन्होंने कहा जिसके पास खरीदने की क्षमता होगी उसके लिए बनाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा कि भाई अगर कोई चीज बना रहा हूँ, मैं गोल्ड की चेन बना रहा था ना, तो वो अमीर की खरीदने की क्षमता है तो वो खरीदेगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि भाई मेरी चेन खरीद लो। जिसको खरीदनी है वो आएगा खरीद लेगा अपनी मर्जी से। अब आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बोले तो कि ठीक है सब चीजें गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो उससे पूछा कि भाई तुम क्या बनाओगे? उन्होंने कहा कि जो बेसिक नीड होगी हमारी सोसाइटी की भाई मैं तो वो बना दूंगा। अगर सोसाइटी में चावल की कमी होगी ना और उनको उसकी जरूरत होगी तो मैं वो बनाऊंगा, दवाई की जरूरत होगी तो मैं वो बना दूंगा, मैं तो सिर्फ वेलफेयर देखूंगा। फिर पूछा कि कैसे बनाओगे? तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी सरकार डिसाइड कर लेगी कि अगर वहां पर थोड़ी एम्प्लॉयमेंट अच्छी है तो हो सकता है मैं मशीनरीज का यूज कर लूं। अगर वहां पर सपोज कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो मैं वहां की लेबर यूज कर लूंगा। अब आता है कि तुम बनाओगे किसके लिए? कि जिसको मर्जी जरूरत होगी भाई मैं तो उसके लिए बनाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा अमीर गरीब एक्स वाई जेड कुछ नहीं देखूंगा, जिसको नीड होगी मैं उसके लिए जाकर बनाऊंगा और उसको सेल कर दूंगा। अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ने कहा वाले का सब कुछ गवर्नमेंट देख लेगी। अब मैं तो वो बना रही हूँ ना लग्जरी, और जो लग्जरी बन रहे हैं वो मैं देखूंगा, उसमें मैं प्रॉफिट पा लूंगा। एक तरफ अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ वेलफेयर गवर्नमेंट कर ही रही है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही है। अब उन्होंने पूछा कि भाई अब तुम बनाओगे कैसे, तुम क्या टेक्निक यूज करोगे? तो फिर कहा कि ठीक है मैं तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों तरह से कर लूंगा। अगर किसी टाइम पर एम्प्लॉयमेंट का वही चक्कर हुआ कि अच्छी है तो मशीन पर यूज करूंगा, और एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं ज्यादा रही तो मैं लेबर यूज कर लूंगा। फिर गवर्नमेंट ने पूछा, हमारे नेहरू साहब ने पूछा कि भाई आप अब बनाएंगे किसके लिए, कौन से वर्ग के लिए बनाएंगे, अमीर वाले के लिए बनाएंगे, मिडिल के लिए बनाएंगे या लोअर सेक्शन के लिए बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि अब जब प्राइवेट वाला है ना वो तो बनाएगा एबिलिटी को देखकर कि किसके पास कितनी क्षमता है, अगर क्षमता है तो आप आओ और खरीदो, जैसे कैपिटलिस्टिक वाले कर रहे थे। फिर लेकिन गवर्नमेंट वाले सेक्टर ने उसमें कहा पार्ट में कि नहीं, मैं देखूंगा वेलफेयर, जिसको जरूरत होगी मैं जरूरतमंद के लिए बनाऊंगा। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आई? आई क्या समझ में? जरा बता दिया करो, एक इमोटिकॉन क्लिक करना है। धन्यवाद। अब आता है कि भाई इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चूज करी? वो कैपिटलिस्टिक या फिर सोशलिस्ट भी तो चूज कर सकती थी ना, उसने इंडिया ने मिक्स्ड क्यों चूज करी? कोई तो कारण होगा। अब नेहरू जी ने कहा कि भाई देखो
मेरा ये फाइनल डिसीजन है कि मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं चूज करूंगा। फिर अगर मैंने ये चूज कर ली तो मेरे देश में इतनी गरीबी है, उन गरीब लोगों का क्या होगा? वो तो कभी अमीर हो ही नहीं पाएंगे, अमीर तो दूर की बात है, उनकी जीवन यापन ही नहीं हो पाएगा, वो मर जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ना ना, ये तो मैं नहीं चूज करूंगा। अब उन्होंने कहा फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसको देख लो, वो भी तो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको ज्यादा ही वेलफेयर करना है। उसने कहा ना ना, मेरी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी की हालत खराब हो जाएगी अगर सिर्फ ही गवर्नमेंट करेगी। डेमोक्रेसी यानी लोग भी काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी कर रही है। भाई ये तो नहीं हो सकता, सिर्फ वेलफेयर वेलफेयर भी नहीं, थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो फिर किसी ने कहा कि भाई अब आप तो मिक्स कर लो, क्योंकि आपको तो वेलफेयर भी चाहिए, आपको थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए, अपने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज कर लो। तो इस कारण से जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब उस समय ठीक है, ये सब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आता हूँ, कि मैं थोड़ा सा रूल वूल बना लेता हूँ कि इंडस्ट्रीज कैसे चलानी है। वो लेकर आए 1948 में, हमारे आजाद होने के 1 वर्ष बाद। देख रहे हो कि भाई कितनी स्लो प्रोसेस चलती है। 47 में हम आजाद हुए थे, तो 48 तक तो ये पॉलिसी आई। फिर अचानक से तो मैडम जी ये पॉलिसी थोड़ी फेल वेल हो गई, तो इसका कुछ हो नहीं पाया। अब आए 1950 में हमने बनाई प्लानिंग कमीशन, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी, वो ही इसके चेयरमैन बने। तो अब सोचो भैया, हम कुछ करते हैं, अब हम अभी पढ़ रहे हैं तो हम यही प्लान करके पढ़ रहे हैं ना, कि हाँ अभी मैं पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा ना तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये क्या है? ये प्लान ही है। तो अब अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कमेटी बिठा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तब उस समय के कारण थे कि ठीक है, हम ना प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स और ऐसे ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे गरीबी की जो साइकिल है ये खत्म हो जाएगी। अब सोशल इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, अब कोई ये नहीं देखेगा कि भाई मेरी जमीन मेरा पैसा, मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा बाकी जनता बाहर में गई, कोई ये नहीं देखेगा। अब सोशल इंटरेस्ट देखा जाएगा, अब हमें मेरी इकोनॉमी को थोड़ा डेवलप करना है, तो सब साथ जुट होकर करेंगे। जैसे कोई एक एक करता रहा तो हम कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे, गिरे के गिरे रह जाएंगे। अब आता है कि ठीक है, अब जो जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वो अच्छे से सारे रिसोर्सेज को यूज करा जा सके। ऐसा नहीं हो कि भाई कोई एक इंसान है जो सारा पानी पी जा रहा है, उसके पास सारे ही रिसोर्सेज वो ले रहा है, उसके पास पैसे हैं तो नहीं, सबके पास बराबर रिसोर्सेज बराबर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अब हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाए, कैपिटल फॉर्मेशन अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो इंडस्ट्रीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी जो ब्रिटिशर्स पूरी तोड़ कर गए हैं। तो इसी कारण से इन्हीं सब कारण के लिए प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में। अब 1951 में क्या हुआ कि पहला प्लान हमारा 5 साल का शुरू हुआ। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान लेके आए थे, ठीक है, हम 5 साल के लिए कोई गोल सेट करेंगे, उस गोल पे काम करेंगे, फिर अगले 5 साल बाद नया गोल सेट होगा, उस गोल पे काम करेंगे। तो ये चीज चली थी हमारी 2017 तक। इसके चेयरमैन कौन थे स्टार्टिंग में? जवाहरलाल नेहरू जी। अब हमारे पूरे इस टाइम पीरियड में टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे। लेकिन अब हमारे मोदी जी को लगा कि भाई अब तुम हर 5 साल बाद, हर 5 साल के लिए प्लान बना रहे हो, पहला साल तो इसीलिए निकल जाएगा कि तुम इनॉग्रेशन करोगे, अरे वाह 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 हम नया प्लान लेकर आए हैं, हम गोल लेकर आए हैं, उसका प्रचार करोगे कि अरे हम ये अगले 5 साल में करने वाले हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारा समय जाएगा। और फिर तुम काम करोगे भी तो आखिरी में होगा कि हम जाते हैं, हम विदा लेते हैं, ये प्लान विदा ले रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तुम ये सब बताने में टाइम वेस्ट करोगे। ऐसे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो नहीं पाएगी। अब तुम 3 साल में इतनी बड़ी कंट्री को क्या ही डेवलप कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि हम इसको तो रद्द करते हैं, इसको तो हटाते हैं और लेकर आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि हम हमारी कंट्री को अपना लॉन्ग टर्म प्लान्स लेकर आएंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स यानी कि अब हम 15-20 लंबे लंबे प्लान्स लेकर आएंगे, ताकि हम एक प्लान बना रहे हैं तो अच्छे टाइम पे चल रहा है, अच्छी अमाउंट में चलकर वो इम्प्लीमेंट तो हो पाएगा उतने समय में। अब देखो नीति आयोग 2015 में आए, तो ये कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई प्लान, वो 5 ईयर प्लान तो आखिरी 2017 में खत्म हुआ, अभी 2015 में कहाँ से आ गया? देखो 2015 में फाइनल तो हो गया कि ठीक है अब ना ये प्लानिंग कमीशन को हम हटाएंगे, उसकी जगह नीति आयोग आएगा।
लेकिन जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 17 तक का वो चल रहा था, वो तो खत्म करना ही था। सॉरी, उसे बीच में तो नहीं छोड़ सकते थे, तो इसीलिए 2 साल बाद ये शुरू हो गया था। अब मैं डाउट देखती हूँ, किसी का तो आया था। अरे मत रटो यार, क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें कहा है कि तुम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले डेक को खोलो तो सही, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सवाल बहरूपिया होता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। और किसी को कुछ डाउट है? सॉरी, बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़े? बढ़े आगे। ठीक। अब आते हैं कि ठीक है, हम प्लानिंग कमीशन लेकर आए। अब इसके कुछ गोल्स थे कि अब हम भाई ये 4-5 हमारे मोटो रहेंगे। अब इस पे हमें बेसिक कहते हैं ना, एक फंडामेंटल था। हर 5 साल बाद हम नया गोल, एक नया मोटिव, नया सब लेकर तो आए थे कि हाँ, हम एक में इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप करेंगे, एक में बैंकिंग सेक्टर और इस किसी को डेवलप करेंगे। ये तो था ही, लेकिन जो है ना कि बेसिक एक नींव थी, जो नींव में जो गोल्स रखे गए थे वो थे 4। तो इसे याद रख लेना, जेम्स है। जेम्स देखो सबको पसंद होती है, इसे याद रखना। GEMS। जी यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि अब हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब ये बढ़ रही है यानी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होगी। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है यानी लोगों की इनकम भी बढ़ रही होगी। इनकम बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ ही गई। अब देखो ना, एक चीज करने से साथ में कितने निशाने, एक तीर से कितने निशाने लगा दिए एक साथ ही इसने। अब बात है इक्विटी। इक्विटी यानी कि जो बेसिक नीड्स है वो सबको मिले, ठीक है, और इनइक्वालिटी कम हो। देखो मैं ना ये नहीं कहूंगी कि अब एक डॉक्टर है जो एक दिन के 10,000 कमा रहा है, और दूसरी तरफ कोई एक सपोज लेबर है, वो एक दिन के अगर 100 रुपए कमा रहा है, तो ये इनइक्वालिटी है। मैं इसे इनइक्वालिटी नहीं कहूंगी। उस लेबर ने जितनी मेहनत करी होगी, उसे जितने रिसोर्सेस मिले, वो उतना अब कमा रहा है। अब उस डॉक्टर ने जितनी मेहनत करी थी, जितने रिसोर्सेज अपनी पढ़ाई पे लगाए थे, वो उतने कमा रहा है। तब हमें यहाँ उस लेवल पर आके, जब हम जॉब करने लगे, वहां पर इक्विटी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इक्विटी चाहिए जब हम शुरू कर रहे हैं। अब जब रेस कोई स्टार्ट होती है, तब ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई एक बच्चा बहुत आगे खड़ा है, उसका रेस का ट्रैक छोटा कर दिया, या कोई एक बहुत पीछे पड़ा है, उसका ट्रैक ही लंबा कर दिया। ऐसे तो नहीं ना, रेस की स्टार्टिंग लाइन तो हमें सेम ही रखनी है। तो उस चीज में इक्विटी चाहिए कि बेसिक नीड्स है वो सभी को मिले, उसके बाद जो होना वो तो होकर ही रहेगा। अब आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन यानी कि अब हम थोड़े मॉडर्न हो जाए यार, थोड़ी हेटेरोडॉक्सी लेकर आए, अपने वो पुराने ख्यालात सब छोड़े, नई टेक्नोलॉजी आए, और सोशल आउटलुक थोड़ा बढ़े। ये लड़की लड़का ये सब थोड़ा भेदभाव थोड़ा कम हो जाए, ये सब हो। उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। देखो, सेल्फ रिलायंस इज इक्वल टू इगोइस्टिक कर दो, अपने आप समझ में आएगा। अब जो इगोइस्टिक व्यक्ति होता है वो क्या कहते हैं, तूने मुझे ये ऑफर कैसे कर दिया, मैं खुद कर सकता हूँ, होता है ना, मैं आता है इसमें। अब हमारे पास में मैं नहीं था, हमारे पास कारण था सेल्फ रिलायंस होने का, कि हम सेल्फ रिलायंस चाहते थे। ठीक है, अब हम जो करेंगे खुद करेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। हम ये ईगो में नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, और एक ट्रिक सी है कि हाँ तुम याद कर लो, सेल्फ रिलायंस यानी इगोइस्टिक, सब खुद करना है। कि अब हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई तो एक कंपनी के तौर पे ही थी ना, आई तो वो ट्रेड करने ही थी। फिर हमारे देश के 200 साल बर्बाद करके चली गई। इसीलिए डर था कि भाई अब कोई और आके ऐसे नहीं कर, इसलिए अब हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। अब इसे डीप में देखते हैं। अब आता है ग्रोथ। या हमें अपने जीडीपी, अपना प्रोडक्शन को है उसे ग्रो करना है। अब जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन चल रहा था उस समय पे, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर में 34%। मैं देखो पॉइंट वाला नहीं बोल रही हूँ, अप्रोक्स लिख सकते हो तुम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 24%, और सर्विस सेक्टर में 40% हो गया था उस समय में। अब देखो 1990 के टाइम का अगर 40% हो रहा है, तो इसका अर्थ था कि अब 1990 के बाद से ना ग्लोबलाइजेशन होने लगा था। ग्लोबलाइजेशन बोले तो हमारी कंट्री बाकी सभी कंट्री से ओपन हो गई थी। ये अभी हुआ नहीं है, 1950 से 1990 तक नहीं हुआ है, 1990 के बाद होगी ग्लोबलाइजेशन। लेकिन हमारा सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी रेट है वो बढ़ने लगा था।
अब आता है मॉडर्नाइजेशन, वही कि अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा है लिविंग का। अब हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास तो लेटेस्ट आईफोन है, अभी लेटेस्ट मॉडल आया था, मैं तो बड़ा मॉडर्न हूँ, अपडेटेड रहता हूँ, ऐसे वैसे। तो बस वही समझ लो कि भाई टेक्नोलॉजी में थोड़ा अपडेटेड रह लो। देखो सकते में मत समझना कि आईफोन है, हम एंड्रॉयड वाले हैं। हाँ, तो अब ठीक है, थोड़ा भाई अपडेट हो जाए, अब थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह से थोड़ा अपडेट हो जाओ, थोड़ा आईफोन वगैरह ले लो भाई, तुम सब भी नए थोड़ा 16 प्रो पे जाओ, क्या एंड्रॉइड पर बैठे हो। थोड़ा टेक्नोलॉजी में इंक्रीज करो, अपना प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा लो थोड़ा टेक्नोलॉजी में लग कर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब जो मशीन्स है ना उनका यूज करो, क्या कब से हैंडीक्राफ्ट हाथ से सब काम करते रहोगे, थोड़ा मशीन वगैरह लाओ यार, रोबोट वोबोट लाओ, थोड़ा अपना घर भी साफ फिर रोबोट से करना। देखो एग्जैक्टली ये नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि तुम सो ना जाओ। अब उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा मशीन मेड गुड्स वगैरह इन सब चीजों पर थोड़ा शिफ्ट हो, इंडस्ट्रीज वगैरह खोलो। अब फिर HYV सीड्स लेकर आओ, इनको इंट्रोड्यूस करो ताकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा तो हमारी एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, उसका GDP शेयर इंक्रीज होगा। उसके बाद आता है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक यानी कि अब हम जो लड़के और लड़की में वो कर रहे थे ना कि हाँ लड़की है तो वो घर बैठेगी, स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी, इसकी तो जल्दी शादी कर दो, इसे तो भेज दो। ऐसे नहीं, अब सबको इक्वल रखो, क्योंकि सोचो कि अब हमारी कंट्री में इतनी अच्छी अमाउंट में फीमेल पॉपुलेशन है, वो फीमेल पॉपुलेशन को हमने घर बैठा रखा है। सोचो अगर वो भी काम करेगी तो हमारी इकोनॉमी कितनी स्पीड से कितनी जल्दी से ग्रो करेगी। ठीक है, अब आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मैंने क्या बोला था, ईगोइस्टिक, सब काम हम खुद ही करेंगे, हम किसी से नहीं कराएंगे। देखो भाई मेन मोटो इसका लाने का ये था कि अब हम, पता है वो एक समय आ गया था कि हमारे देश में भुखमरी थी, हम फूड क्रॉप्स तक बाहर से उगा रहे थे। इतनी अच्छा लैंड होने के बाद भी ना फूड क्रॉप्स तक बाहर से आ रही थी, क्योंकि हमको सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाने की आदत लग चुकी थी। फिर अब कहा कि हम अब फूड क्रॉप्स अपनी कंट्री में ही ग्रो करेंगे। एक तो देखो, एक तो ये कारण, और फिर आता है कि ठीक है अब हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंसी है ना वो थोड़ी कम हो जाए, हम बाहरी लोगों पे, किसी बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना करें हमारी बेसिक नीड्स के लिए। उसके बाद आता है फॉरेन इंटरफेरेंस, अब वो थोड़ा अवॉइड हो जाए। ओके, अब आता है इक्विटी। इक्विटी यानी थोड़ी बेसिक नीड्स ना सभी को मिले, ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो सिर्फ उसी को मिलती है और कोई गरीब है तो हम उसको दे नहीं रहे हैं। अब यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे सभी सेक्टर्स पे जाएं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर तक सीमित रह जाए। अब हमारी थोड़ी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो, इनइक्वालिटी उसमें। अब वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया, ये नहीं कि अब तुम एम्प्लॉयमेंट लग चुकी है, डॉक्टर और लेबर उन दोनों की सैलरी इक्वल करोगे, लेकिन स्टार्टिंग पे अगर तुम इक्वल रख रहे हो तो हो सकता है जो लेबर था वो भी कुछ अच्छा बन चुका होता। ऐसे अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, थोड़ा सोशल जस्टिस मिले। वहां पर अगर कुछ भी क्राइम हो रहा है कुछ भी तो किसी को जस्टिस नहीं मिलता था। अब यहाँ तक कोई डाउट है क्या, तो प्लीज बताओ, जल्दी जल्दी बता दो यार। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो भाई हमने ये देख लिया कि हमारे प्लानिंग कमीशन कब आई, क्यों आई, फिर उसके क्या क्या गोल्स थे। अब हम देखते हैं कि इसने ना सेक्टर वाइज कैसे काम किया। अब हमारे जो दो तीन सेक्टर्स थे इसने उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या काम किया। सबसे पहला सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। सॉरी सॉरी फॉर अगेन, ये थोड़ी सी पेज फिर से ब्लर है, दोबारा मैं PDF बनाकर अपलोड करती हूँ। अब देखो, अब कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले जो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी, वही प्रॉब्लम्स को अब हम सुधार करना था। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स एक बार रिकैप है दोबारा से कि क्या, कि अब बहुत सारे इंटरमीडिएरीज थे। इंटरमीडिएरीज बोले तो जमींदार, और बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो एक किसान और एक कंज्यूमर के बीच में आते थे। वो प्रोडक्शन, वो कंज्यूमर लाइन में, कि हाँ बेचने, डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर से तक पहुंचने से पहले बहुत से व्यक्ति बीच में आ रहे थे, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा था। प्रोडक्टिविटी का बहुत कम थी, लोग अपने पूरा पोटेंशियल, ना लैंड का पूरा पोटेंशियल यूज हो रहा था, ना एक ह्यूमन का पूरा पोटेंशियल यूज हो रहा था, और इवन हम फूड क्रॉप्स बाहर से इंपोर्ट करने लगे थे। और जो पॉपुलेशन है तो तुमको बताया है कि लगभग 70-75% अप्रॉक्स जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी।
और जो कल्टीवेटर्स थे उनके पास कुछ पैसे नहीं थे कि वो थोड़ा प्रॉफिट ले सके, अपने घर चला सके या फिर थोड़ा डेवलपमेंट कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके अपने एग्रीकल्चर लैंड में। इरिगेशन थी ही नहीं, सभी लोग रेन वाटर पे डिपेंडेंट थे कि बारिश आएगी तो अच्छा है, नहीं आई तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं। अब कमर्शलाइजेशन आ तो गई। अब कमर्शलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने क्या करते, तुम इंडिगो, कॉफी ये सभी ग्रो करो। वो क्या चाहते थे कि भाई वो तो सब ब्रिटिश है, इंडिगो, कॉटन, सिल्क, ये सब, अब ये सब कोई खाएगा तो नहीं ना। तो कमर्शलाइजेशन के कारण भुखमरी हो गई कि हम बाहर से तो कुछ मंगवा नहीं पा रहे हैं, अब ना घर पे कुछ उगा पा रहे हैं। अब फिर बहुत सारे डिस्प्यूट्स, अब देखो अब खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तब क्या होगा, अब लोग लड़ाई झगड़े करेंगे ना कि भाई ये एक रोटी थी, एक अनाज का दाना तो नहीं, ये तो मेरे घर वाले खाएंगे, ये तू नहीं खाएगा। तब लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े ये सब चीजें बढ़ गई थी। बाकी टैक्स बहुत ज्यादा था, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना जरूरी था जो बहुत पीक पर लोगों को परेशान करता था। ठीक है, हमने अब ये प्रॉब्लम्स देखी, तो इस प्रॉब्लम्स को सही तो करना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम्स है तो उसकी सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने फिर दो काम करे कि वो कुछ तो लैंड रिफॉर्म्स ले आई और फिर उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का लेकर आई बाहर से। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया का नहीं है, वो आया बाहर से। ठीक है, अब ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटरमीडिएरीज का अबॉलिशन कर दिया कि अब जमींदार वगैरह कुछ बीच में नहीं रहेंगे। जो किसान है जो खेती कर रहा है वो, और उसके बाद फिर डायरेक्ट जो कंज्यूमर पे या फिर गवर्नमेंट के पास वो चीज बेची जाएगी। अब बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई टैक्स फालतू में नहीं लेगा किसान से। ठीक है, अब आता है लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग यानी कि अब हमने कर दिया कि एक फार्मर सिर्फ इतना ही लैंड रख सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक फार्मर है उसके पास 10 बीघा जमीन है, कोई एक फार्मर है उसके पास आधी बीघा जमीन भी नहीं है। ठीक है, अब आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसमें हम लेकर आए थे H5V सीड्स। H5V सीड्स बोले तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये सीड्स लाए तो हमारा एग्रीकल्चर में बूम आया, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी। अब ये जो सीड्स थे इनकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती थी, इसीलिए बूम आ गया। अब फिर हम थोड़ी साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक से हम थोड़ा इरिगेशन और पेस्टिसाइड ये सब यूज करने लगे ताकि हमारी फसल खराब नहीं होगी। अब आता है कि ठीक है, अब अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में हमने देखा कि क्या किया कि अब जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि ठीक है, अब वो बीच वाले जो व्यक्ति थे उनको हटा देगी। अब किसान ही उस लैंड का ओनर रहेगा, वो क्रॉप को ग्रो करेगा और फिर बाद में सेल कर देगा। बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो फालतू का टैक्स लेगा उनसे। अब आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग यानी कि ठीक है, अब स्पेसिफिक एक लिमिट कर दी कि एक जो फार्मर है ना वो इतना ही, लाइक उसके पास इतनी ही लैंड होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब देखो, एक तुमने मीम है या फिर ये पता नहीं कोई कहावत है जो भी है वट एवर, सुना होगा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तब यहाँ पर देख भी लो कि अब इंडिया सच में बिगिनर्स के लिए ना नहीं है। अब हमने इंटरमीडिएरीज का अबॉलिशन तो कर दिया, लेकिन कुछ चतुर चालाक थे, उनको कहीं से खबर मिली होने वाली है, चेक करने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो वो क्या करते थे, बढ़िया किसान वाले कपड़े धोती वगैरह पहनकर जो भी फार्मिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पकड़कर खेत में से काम करने का एक्टिव वो एक्टिंग करते थे। तो वो थोड़ी मूवी वूवी में काम करते, पैसे कमाते, क्या खेती में लगे थे, वैसे एक्टिंग करते। और वो ऐसी एक्टिंग करते ना कि भाई साहब हमारी तो खेती नहीं हो रही ढंग से, हमें तो हमारे परिवार में तो बहुत किल्लत है, हमको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हमारी मदद करो। तो उससे क्या है कि अब उस ऑफिसर को तो ये लगेगा ना कि हाँ इसी की जमीन होगी, इसके पास ढंग से खाने को नहीं है। तो वो ऑफिसर बोलते अरे भाई, हाँ भाई साहब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम चाहते हैं आप अपनी अच्छे से खेती करो। अब ठीक है, अब ये तो इससे तो वो बच गए। अब आया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम ना थोड़े बहुत कि जो हमारी लैंड थी उस लिमिट तक तो अपने पास रखते हैं, और जो लिमिट से थोड़ी बहुत ज्यादा थी ना वो किसी रिश्तेदार के नाम कर देते हैं, कहीं थोड़ा बहुत रिश्तेदार कोई काम ही आ जाए। और फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये चेकिंग वेकिंग चल रही है ना, तू ये जमीन अपने नाम पे रख ले, उसके बाद तो मुझे वापस देना, मैं तुझे थोड़े पैसे दे दूंगा। और वही लालची रिश्तेदार, उसने कहा कि अरे ठीक है भाई, हम तो रख लेंगे, हमको क्या है। ऐसे ही पूरे इंडिया में ये सब हो गया, और ये दोनों चीजें एक तरह से बस आई भी सही, बहुत काम भी किया इस पे, लेकिन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। देखो लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमारे इंडिया इतना बड़ा है,
कहीं ना कहीं तो थोड़ा इम्प्लीमेंट हो ही गया होगा। तो ये दो स्टेट्स थी ना जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ थोड़ा अच्छे से ये, और वो दो थी कीवी। अब ये मत बोलना कीवी कौन सी स्टेट आ गई है। कीवी एक ट्रिक है थोड़ी सी, के से केरला, और वी यानी डब्ल्यू वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट्स थी जहाँ पर ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा। बाकी स्टेट्स में तो भाई लोगों ने थोड़ा अपना इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स वाले को, वो लाइन को थोड़ा सीरियसली लेकर उस पर काम कर लिया था। अब आती है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, जिसमें था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इंडिया में एग्रीकल्चर का बूम हुआ, तब ठीक है ये बूम तो हुआ, लेकिन अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो सीड्स थे, इसको इन्वेंट किसने किया। इसकी इन्वेंशन हुई थी डॉक्टर नॉर्मन, और जहां तक मुझे याद है यार ये जर्मनी के ही है। आपका क्या। कीवी मीन्स न्यूजीलैंड। भाई साहब आप, ठीक है हम कीवी भूल जाओ कि मैंने कीवी भी कुछ बोला था। केरला और वेस्ट बंगाल ये दो ही स्टेट्स थी जहां पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए थे। ओके, मैं समझ आती हूँ मैंने कीवी बोल दिया। अरे भाई हमारा फ्लो टूट जाएगा आपका वुमेन क्रिकेट टीम से। अब ठीक है, अब जहां भी थे ये डॉक्टर नॉर्मन जी, इन्होंने HYV सीड्स का इन्वेंट कर दिया। अब इंडिया में लेकर आए थे MS स्वामीनाथन। अब ये इंडिया में वो सीड्स लेकर आए, दो ही थे, दो ही क्रॉप्स थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रही है, एक थी वीट और एक थी राइस। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्या, जब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बूम हो गई, पर एकरेज देखा जाए ना कि पर एक एकड़ में लैंड, एक एकड़ लैंड में जो प्रोडक्शन थी वो एक एकड़ वाइज बढ़ रही थी। अब ये तो था नहीं कि HYV सीड्स अकेले है, अब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये भी अनिवार्य है कि पानी चाहिए रहेगा। अब बारिश तो हर समय नहीं होती ना। अब इरिगेशन फैसिलिटी जिसके साथ में पीछे पीछे आ गई। अब ये था, अब ये जो क्रॉप्स थे ये थोड़े होते थे, रिसोर्सेस भी गवर्नमेंट को लाने पड़े थे। उसके बाद ये थोड़े जो क्रॉप्स थे ना, सीड्स थे, इन पे कीड़े बड़े जल्दी लगते थे, तो इस कारण से हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लेकर आने पड़े। तो ये पूरा एक पैकेट बनकर आया था भाई अपने साथ, जिसमें इरिगेशन और HYV सीड, फर्टिलाइजर सब साथ में थे। अब आते हैं प्रॉब्लम्स क्या थी इंडिया में जो ये HYV सीड थोड़ा सही कर सकता था। अब पहली तो ये थी कि हमारी प्रोडक्शन जो था वो बहुत लो था, तब HYV सीड जाएंगे तो बूम आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब जो स्टैग्नेशन थी इससे वो भी हो गई कि हाँ अब हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, उसकी GDP बढ़ेगी, हमारे पास सरप्लस होगा, मार्केट में बेच देंगे उसे। अब जो शॉर्टेज थी मानसून की, वो भी सही हो गई क्योंकि अब HYV सीड जाए तो हम साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज लेकर आए। अब देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स पड़े भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से, मेन क्या-क्या चीजें सुधर गई है, सही हो गई। एक तो ये कि हमारे पास थोड़ा सरप्लस वगैरह बनने लग गया, जिससे हम थोड़ा मार्केट में बेच कर पैसे कमाने लगे। सॉरी। अब उसके बाद की ठीक है बफर स्टॉक आया, अब बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास बढ़ने लग गया, तो फेमाइन्स के समय में वो हेल्प करा उस बफर स्टॉक ने। अब कुछ लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को भी हेल्प हुई कि ठीक है अब इतनी मात्रा में भाई खेती हो रही है, थोड़ा हम भी प्रॉफिट वगैरह कमा लेते हैं। अब ठीक है, अब बहुत अच्छा कर दिया इसने, लेकिन अब ये तो अनिवार्य है ना कि कोई चीज अगर अच्छा कर रही है तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक हो। तो इसका एक ड्रॉबैक तो था कि बहुत ज्यादा लाइक पेस्ट अटैक, कीड़े, जिससे क्या है अब किसानों को बहुत खेत प्रोडक्शन वगैरह, जो भी वो पुतले वगैरह लगाते हैं वो सब रखने पड़ रहे थे उधर खेत में। अब फिर इनकम इनक्वालिटी बढ़ने लग गई कि अब देखो HYV सीट एक साथ नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना गाड़ी खरीदना आसान है, एग्जाम्पल दे रही हूँ गाड़ी का, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा पालना मुश्किल है, बहुत खर्चे आते हैं। वैसे ही HYV सीट खरीदना तो आसान था, लेकिन उसके साथ जो बहुत सारे कार्य हमें करने पड़ रहे थे ना, इरिगेशन फैसिलिटीज और फर्टिलाइजर्स, और ये फिर पेस्ट अटैक से बचाने के लिए कुछ भी कर, पुतले वगैरह ये सब चीजें हम कर रहे थे, इसमें खर्चा बहुत था। तब ये सब तो सिर्फ अमीर ही लोग, रिच फार्मर्स ही अफोर्ड कर पा रहे थे, अब गरीब तो कर नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि अब रिच और पुअर फार्मर का जो गल्फ था, जिनकी डिफरेंस था ना, वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो थोड़ा गलत हो गया, तो हमको ये तो नहीं करना था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया,
लो इंटरेस्ट रेट पर उन लोग को लोन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। अब एक तो लोन्स उन्होंने देने शुरू कर दिए और उन्होंने ये भी करा कि वो सब्सिडी देंगे, जो HYV सीड्स यूज करके फार्मिंग कर रहा है उसको उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सब्सिडी बोले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट दे रही है तुमको एक कार्य करने के लिए। अब देखो, अब सब्सिडीज ले तो आई गवर्नमेंट, अच्छे मंतव्य से लेके ही आई थी, उनका मोटो तो अच्छा था। लेकिन कुछ व्यक्ति थे जो तो इसके फेवर में रहे, लेकिन कुछ थे बुआ जी फूफा जी जिनको थोड़ी सी समस्या हुई कि अरे भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा बंद कर दें। तो बस कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी रहे थे। हम जो फेवर में थे ना वो कहते थे कि भाई देखो फार्मिंग बहुत रिस्की बिजनेस है, इसीलिए ना इसको सब्सिडीज देनी चाहिए, ताकि अगर एक वर्ष फसल पे कीड़ा लग गया या कुछ खराब हो भी गई ना तो किसान एटलीस्ट अपना पेट तो चला पाए, वो कहीं से खरीद कर रोटी तो खा पाए, अपना घर तो चल जाएगा उसका। बस यही। लेकिन अब कुछ लोग तो अगेंस्ट में बोले कि भाई क्या जरूरत है, तुमने एक बार सब्सिडी दे दी ना तो रोक दो। लाइक प्लीज 1 सेकेंड, कोई है गेट पर, लेट मी गो एंड ओपन। 2 मिनट दो बस मुझे, मैं आई। तो हम थे इस पे अगेंस्ट वाले पे इसमें कि ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि अब देखो जिस मोटिव से लेकर आए थे ना वो मोटिव पूरा नहीं हो रहा है। तुमने कहा कि गरीब को सब्सिडी मिले, लेकिन उसको तो मिल नहीं रही। वो तो कुछ बीच में ही व्यक्ति थे, वो इसको रोक ले रहे थे, इससे ले रहे थे। अब कुछ लोगों ने कहा था कि अब उस सवाल का जवाब देंगे। तो जरा बताओगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन टोटल हमने क्या समझा। कोई बताएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया था 1950 से 1990 तक। छोड़ो, तुम लोग को समझ आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हमें इंडस्ट्रीज तो डेवलप करनी थी, इंडस्ट्रीज तो हम लोग को डेवलप करनी थी, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, अब जो हमारा पहले कुछ 5 इयर्स प्लान थे ना उसमें मेन हमारा मोटो ही इंडस्ट्रीज की तरफ था। जब एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था, इंडस्ट्रीज तो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय थी, था इनको कैसे भी करके हमें थोड़ा उठाना था। अब उठाने के लिए अब ठीक है, अब खाली प्राइवेट सेक्टर या खाली पब्लिक सेक्टर नहीं उठा सकता। अब प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत पब्लिक सेक्टर की इसमें सहायता चाहिए थी। क्यों, इसके 3 कारण हैं। देखते हैं चैट में क्या है। जी, यस भैया। अब आता है कि 3 कारण है कि पब्लिक सेक्टर का रोल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि जो कैपिटल है उसकी शॉर्टेज थी प्राइवेट सेक्टर के पास। अब नया नया हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, पहले तो हम गुलाम ही थे ब्रिटिशर्स के। तो कैसे ही करके कैसे ही हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खोल सकते थे, इतने पैसे नहीं थे। अब जो पैसे थे अब उससे हम कंपनी थोड़ी ना खोलेंगे, उससे तो कोई अपना सब घर चलाएंगे। अब आता है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। यानी कि अब थोड़ा वो होना चाहिए ना कि मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी, उन लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आता भाई हम इतनी बड़ी कंपनी खोल कर रख दें, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो वो क्यों ही खोलेंगे, क्यों ही इतना पैसा लगाएंगे। अब उस समय ये भी था कि लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन लोगों ने वो सोशल वेलफेयर देखोगे, प्राइवेट वाला तो नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा ना। प्राइवेट वाला तो सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखेगा कि भाई हमें अगर कुछ खड़ा कर रहा हूँ, कंपनी लगा रहा हूँ तो प्रॉफिट मिले। लेकिन वो तो उस टाइम सोशल वेलफेयर की जरूरत थी, तो इसलिए गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी। हमने ये तो देख लिया कि इंडस्ट्रीज के लिए ये सब जरूरी था। तो उसके लिए अब हम फिर लेकर आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। पहले वाला 48 वाला तो हमारा फेल हो गया। फिर हम लेकर आए 56 में, 1956 30 अप्रैल को हमारा नया आया IPR। अब देखो इसकी डेट और मंथ और ईयर तीनों याद रखना, ये MCQ के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने पहले तो कुछ इंडस्ट्रीज का क्लासिफाई कर दिया कि ना, एक तो इंडस्ट्री वो होगी शेड्यूल ए के अंदर कि जो पूरी ही गवर्नमेंट की ओनरशिप में होगी, पूरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी। और जो शेड्यूल बी में आएगी वो कि 50-50 गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड यानी
ठीक है, थोड़ा बहुत रोल गवर्नमेंट का है और थोड़ा बहुत रोल प्राइवेट का है। अब स्केड्यूल सी में आई थी ना, पूरी तरह से जो भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट कंट्रोल में थी। ऐसे तीन तरह से इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया। फिर इसमें आया तीसरी चीज कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस में हुआ ये कि सॉरी कि अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा दिया कि ना अगर तुम्हें तुम्हारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी है, कोई प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस करना है, कुछ भी करना है, तो तुम्हें ना हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तुम बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी हो, एक्सपेंशन करनी हो या कुछ नई इंडस्ट्री भी खोलनी हो, सबके लिए तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। और पता है उनका मतलब मेन यही था कि वो थोड़ा कंट्रोल कर सके और मॉनिटर कर सके कि इंडस्ट्रीज किस तरह की खुल रही है, कौन से खुल रही है। ऐसा तो नहीं कि छुप के कोई बाहर से कंपनी आ जाए, फिर वो हम पर कंट्रोल करने लग जाए, राज कर ले। तो इसीलिए वो सब चीजों का कंट्रोल रखते थे। लेकिन एक इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको ना उन्होंने बिल्कुल ऐसा फ्री छोड़ रखा था कि भाई जो तुमको करना है तुम कर सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसमें ये था, अब देखो ये लेबर इंटेंसिव थी, ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करती थी, तो गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, इनको थोड़ा फ्री छोड़ो, जो ये करना चाह रहे हैं करो, उल्टा इनकी तो हम सहायता कर देते हैं। अब गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन देती थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, और इवन प्रोडक्ट्स को भी रिजर्व कर देती थी कि भाई ये जो पर्टिकुलर है ये तो सिर्फ यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेगी। और इवन कंसेशंस भी देती थी गवर्नमेंट की, ठीक है तुमको तो टैक्स भी नहीं देना, बस तुम तो खोलो, ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलते जाओ। फिर 1958 में आई कार्वे कमेटी, जो थी ग्रुप है जिससे बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जगह जगह खुली थी। अब इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट लिमिट सेट थी कि मिनिमम जो है ना, आप उस समय 1950s के टाइम पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अभी आज के टाइम पे ये 1 करोड़ का हो चुका है। लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर का ज्यादा यूज होता है, मशीन्स बहुत कम यूज होती है, लेबर बहुत ज्यादा यूज होता है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अब की इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। एक तो यही कि लेबर इंटेंसिव थी, बहुत ज्यादा लेबर यूज होती थी इसमें, हमारे देश में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो अब थोड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ गई थी। इससे थोड़ी इनकम जो थी ना, इक्वालिटी की, कोई थोड़ा अमीर था कोई गरीब था, वो चीज कम हो रही थी क्योंकि अब सभी लोग काम करना शुरू कर रहे थे धीरे धीरे, इसीलिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन भी थोड़ा हुआ कि ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं कि कोई सेंट्रल स्टेट में कोई कंपनी है वही रूल कर रही है। अब थोड़ी नीचे इवन डिस्ट्रिक्ट्स में छोटी छोटी जगहों पर भी कंपनीज थी जो रूल कह रही हूँ, थोड़ा काम कर रही थी। अब आता है कि एम क्या था बेसिकली ना, गवर्नमेंट और इन लोगों का एक्सरसाइज का एम क्या था। एक तो ये कि इनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए बिग फार्मर से, ताकि अच्छी सी अपनी कंपनी रन कर सके। उसके बाद कि रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये अच्छे से स्मूथली रन करे, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स को इनके लिए रिजर्व कर दिया। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ये कर ही रहे क्योंकि लेबर इंटेंसिव थे। और फिर गवर्नमेंट ने साथ में कहा कि तुम लोग को ज्यादा ना टैक्स वैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, हम तुम्हें कंसेशन देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो प्लीज बताओ, क्योंकि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जल्दी जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट है तो। क्लियर है? धन्यवाद। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। तो फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड यानी क्या, फॉरेन ट्रेड शब्द से हम क्या समझते हैं, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब हम तो चाह रहे थे थोड़ी हमारी इकोनॉमी जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम थोड़ा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें। अब हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे। हम चाहते थे भाई थोड़े जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है ना, थोड़ा ये फॉरेन एक्सचेंज जो मनी वगैरह है, फॉरेन करेंसी, ये थोड़ी हमारे पास बची रहे। और ये भी था कि थोड़ा हम इगोइस्टिक हो जाए, सेल्फ रिलायंस यानी इगोइस्टिक याद रखना। थोड़ा हम सब चीजें खुद से प्रोड्यूस कर सकें, हम बेसिक चीजों के लिए भी बाहर वाला पर ना डिपेंड करें। अब आता है कि हम इम्पोर्ट्स, हमें टैरिफ्स और कोटास लगाए थे हमने इम्पोर्ट से बचने के लिए। अब टैरिफ बोले तो
कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। अगर हम कुछ बाहर भेज रहे हैं या बाहर से ला रहे हैं, तो उसमें बहुत टैक्स लगा रहे थे। तो वो प्रोडक्ट इतना तो महँगा हो जा रहा था कि उसका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट ही हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद थोड़े कोटास लगा दिए। कोटास यानी कि वो हमने लिमिट लगा दिया कि अब इतनी ही क्वांटिटी में कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हो। अब उसने कहा इतने पैसे लगाकर कोई चीज़ मँगवा रहे हो, एक तो मँगवाएँगे नहीं, थोड़ी बल्क में मँगवाते तो थोड़ा सस्ता पड़ता। तो इस कारण भी थोड़ा-सा फिर फॉरेन ट्रेड कम हुआ उस टाइम। अब हम करना ही क्यों चाह रहे थे? अब हम फॉरेन ट्रेड हमारा कम करना ही क्यों चाह रहे थे? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रीज़न ही क्या था? एक तो ये भी कि अब ब्रिटिशर्स गए थे, नई-नई आज़ादी मिली थी, थोड़ा-सा भयभीत थे, डरे हुए थे कि भई क्या पता यार कोई आ जाए, कोई कंपनी फिर से। और ना ही हम उस टाइम इतने एबल थे कि हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के कम्पीट कर सकें। और ना ही हम चाहते थे कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था, वो लग्ज़री गुड्स के इम्पोर्ट पे थोड़ा-सा बह जाए। अभी हमें सिर्फ़ अपनी इकोनॉमी को थोड़ा-सा ग्रो करना है। अब देखते हैं क्रिटिकल अप्रेज़ल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेसिकली 1950 से 1990 तक 40 वर्षों में क्या-क्या हो गया हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर के अंदर। अब एक तो ठीक है, हमारा जो जीडीपी था ना वो 24% तक बढ़ गया। सोच रहे हो 2% था, अब 24 प्लस है। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई भी हो गया। क्यों? अब भाई कुछ एक ही इंडस्ट्री या रेलवे या ऐसा कुछ तो है नहीं। अब आयरन, स्टील बहुत सी तरह की इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में आ गई थी और एक्सरसाइज भी बढ़ गई थी, तो छोटे लेवल पर भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिल रही थी, बिजनेस बहुत सारे खुल रहे थे। और फॉरेन कंपटीशन से हम थोड़े से अभी दूर थे, हमारी इसीलिए भी हमारी थोड़ी सी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करी। हमारी जो कंट्री की इंडस्ट्रीज थी, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, वो अच्छे से ग्रो करती गई। और लाइसेंस पॉलिसी ने ना गवर्नमेंट को हेल्प किया मॉनिटर और कंट्रोल करने में इंडस्ट्रीज को, कि वो किस तरह से ग्रो कर रही हैं, क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, वो प्रॉफिट दे रहे हैं कि नहीं, वो कंट्री के लिए सही है कि नहीं, कोई गन वगैरह तो नहीं बना रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। सब चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल करने में लाइसेंस पॉलिसी ने हेल्प किया। अब आता है पब्लिक सेक्टर ने मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन। अब उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। अब उन्होंने बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बना दिया कि ठीक है, अब हमको ये तो आ गया ना कि अब हमें कोई कंपनी कैसे चलानी है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है। अब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो अब हुआ हमारी इकोनॉमी में बूम। तो यहाँ पर होता है ये चैप्टर समाप्त। सोया तो नहीं ना कोई? ये बता दो यार जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक रुकने के लिए। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो एंड करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।